दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का है, यानी कृषि अर्थशास्त्र का ये वीडियो है। और दोस्तों हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपको 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। 100% आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काफ़ी मेहनत करके काफ़ी छांटने के बाद इस प्रश्न को सीरीज़ को तैयार किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी मेरा मेहनत सफल हो पाएगा और आप लोग पेपर में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने भी आने वाले आपके पेपर से उससे संबंधित वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। और आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे और समझेंगे इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल लोकल भाषा में, बिल्कुल देहाती भाषा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों इस प्रश्न को पिछली बार पूछा गया था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों जनसंख्या सिद्धांत माल्थस ने दिया था। किसने दिया था? तो माल्थस ने दिया था। और नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया। माइक्रो मतलब यहाँ पे छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। मैक्रो मतलब बृहद यानी बड़ा होता है। तो ये जो दोनों शब्द हैं मैक्रो एवं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये शब्द किसने दिया। तो ये रैगनर एवं फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने इन दोनों शब्दों को प्रतिपादित दिया। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई। यहाँ पे एक पुस्तक का नाम है राष्ट्रों का धन। ये जो पुस्तक है इसको कब प्रकाशित की गई, कब पब्लिश की गई। तो दोस्तों सन 1776 ईस्वी में, काफ़ी पहले इसको प्रकाशित किया गया था। कब? तो 1776 ईस्वी में। और नेक्स्ट देख लीजिए, विकास संबंधी परिभाषा किसने दिया। तो दोस्तों विकास संबंधी परिभाषा आपका P.S. सैमुअल्सन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? P.S. सैमुअल्सन द्वारा विकास संबंधित परिभाषा को दिया गया। बिल्कुल आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना नुकसान हो जाएगा। तो आपका पेपर और एक साल स्किप हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा कर इस वीडियो को तैयार किया जाता है। तो आप लोग भी मेहनत करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिग्स एलन का अंधिमान सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों ये किस पे आधारित है। तो ये कमज़ोर क्रम में रखने पर आधारित है। यानी जो हिग्स एलन का अंधिमान सिद्धांत है ये किस पे आधारित है। तो कमज़ोर क्रम में रखने पर आधारित है। और नेक्स्ट देखते हैं, संपूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है। तो दोस्तों संपूरक वस्तुओं के संबंध में जो मांग का आड़ी लोच होता है, डिमांड का आड़ी लोच, वो कैसा होता है। तो वो ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। और नेक्स्ट है गिफेन वस्तुएं हैं। तो दोस्तों गिफेन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं। तो जो सबसे घटिया वस्तुएं हैं उसको गिफेन वस्तुओं में रखा जाता है। ठीक है, गिफेन वस्तुएं यानी घटिया वस्तुएं। इस प्रश्न को भी पिछली बार पूछा गया था। तो हर बार की तरह यही होगा, जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं वो तो आएंगे ही। और उसी आधार पे इस वीडियो को तैयार किया गया है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। सिर्फ ये 7-8 मिनट की वीडियो देख करके आप 10 से 15 प्रश्न कर लें, ऐसा ही उम्मीद है मेरा। और ये काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और गिफेन वस्तुएं तक तो हो गया, हम लोगों ने कर लिया। और नेक्स्ट है, मांग की लोच की सीमा होती है। तो दोस्तों मांग की लोच की सीमा क्या होती है। तो ये 0 से लेकर के अनंत तक होता है। क्या होता है। तो 0 से अनंत होता है मांग की लोच की सीमा। ठीक है। और दोस्तों आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दें कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने पर बिल्कुल फ्री में PDF नोट्स मिल जाता है। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों मेरे द्वारा बताए हुए जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें लगातार प्रश्न फंस रहे हैं। जो छात्र पहले का हैं वो उनको पता है, और जो नए हैं उनको भी पता चल जाएगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद कल पेपर दे दीजिए, तब पता चलेगा इस वीडियो का इम्पोर्टेंस कितना है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र को यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जानते हैं। तो मूल्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं। तो मूल्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है
आगतों के कीमत में कमी होने पर क्या होता है? तो आगतों की जो कीमत है अगर उनमें कमी होता है तो क्या होता है? पूर्ति में वृद्धि होता है। क्या होता है? ये पूर्ति होता है, जो सप्लाई होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की व्याख्या संबंधित परिभाषा किसने दिया? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के व्याख्या संबंधित परिभाषा आपका मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जेब में लिख कर रख लीजिए। इस प्रश्न को 100% पूछा जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के पेपर में सेकंड सेमेस्टर वालों से। और नेक्स्ट है उच्च तटस्थता वक्र का तात्पर्य किससे है? तो दोस्तों उच्च तटस्थता वक्र का तात्पर्य उच्च संतुष्टि से है, यानी हाई सेटिस्फिकेशन से है। और नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों आपको बता दें अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होती है, समाजवादी होती है, मिश्रित होती है। तो इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक है। यहाँ का जो है यहाँ पे ना समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ना ही पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और ना ही यहाँ पे कोई दूसरा अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे जो सभी का जो सम्मिश्रण है उसी को मिलाकर के भारत का अर्थव्यवस्था चलता है। और नेक्स्ट देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर मिश्रित ना मिले तो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को टिक कर देना, सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। और नेक्स्ट है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर कहलाता है। तो दोस्तों कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर क्या कहलाता है? तो बजट घाटा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो बजट घाटा कहलाता है। और नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की अस्तित्व को दर्शाया जाता है। किसको? निजी यानी प्राइवेट व जो सोशल हैं, इन दोनों जो अर्थव्यवस्था है इसको दर्शाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और नेक्स्ट है आपका भारत निर्माण या फिर मनरेगा किसका उदाहरण है? यहाँ पे दो योजना का नाम लिखा हुआ है। भारत निर्माण एक केंद्र सरकार का योजना है और मनरेगा भी एक केंद्र सरकार का योजना है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये योजनागत व्यय का उदाहरण है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी का स्थापना आपका सन 1939 में यानी 1939 ईस्वी में हुआ। और नेक्स्ट देख लेते हैं सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी सार्वजनिक व्यय किया जाता है एक साथ बहुत से लोगों का कल्याण के लिए खर्चा किया जाता है, तो समाज कल्याण के लिए ही सामाजिक व्यय किया जाता है। इसी बात को यहाँ पे पूछा जा रहा है। सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण होता है। और नेक्स्ट है मुद्रास्फीति वह स्थिति है, यानी मुद्रास्फीति कैसी स्थिति है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। यानी मुद्रास्फीति क्या है? तो आइए मैं समझाता हूँ मुद्रास्फीति क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ठीक है, जिसमें मुद्रा का जो मूल्य होता है वो घट जाता है और साथ ही साथ उत्पादन में कमी आ जाता है। यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है उत्पादन में कमी आता है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मुद्रा जो करेंसी होता है उसका सप्लाई बढ़ जाता है तो इसका मूल्य घट जाता है और प्रोडक्शन जो होता है वो भी घट जाता है। इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। महंगाई बढ़ जाती है इस ऐसी स्थिति में, क्योंकि नोट की छपाई ज़्यादा हो जाएगी तो जो नोट का वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, महंगाई बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। मुद्रास्फीति आखिर होता क्यों है? तो जो सप्लाई होता है मुद्रा का, जो करेंसी का, उसका सप्लाई बढ़ा दिया जाता है या बढ़ जाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें महंगाई काफ़ी चरम सीमा पे होती है। और नेक्स्ट है पूंजी के प्रयोग के लिए भुगतान की गई कीमत क्या कहलाता है? तो पूंजी के प्रयोग के लिए भुगतान की गई कीमत ब्याज कहलाता है। यानी दोस्तों यह क्या कहलाता है? आपका ब्याज कहलाता है। यानी पूंजी के प्रयोग करने के लिए आपको जो कीमत चुकाना पड़ा पूंजी को छोड़ करके, उसके अतिरिक्त, वो ब्याज कहलाता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको अवश्य उत्तर मिलेगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।